सर एक फॉर्म था। ठीक ठीक है। देखिए बच्चों, हिस्ट्री में आज हिस्ट्री की क्लास में आज का जो टॉपिक है बच्चों, किसका टॉपिक है पता है? देखिए हिस्ट्री में कल आपने क्या क्या पढ़ा था? तो मध्यकालीन भारत में आपने मुस्लिमों का आक्रमण पढ़ा था ना। तो मुस्लिमों के आक्रमण में आपने दो आक्रमण देखा था, किसका किसका देखे थे, नाम बताइए। पहला कौन था? गदर, पहले महमूद गजनी आ गए, पहले मोहम्मद का नाम। हाँ देखो, पहला मोहम्मद बिन कासिम था, दूसरा कौन था? दूसरा महमूद गजनवी था। तो मोहम्मद, हाँ बता रहे हैं तीसरा। तो देखिए बता रहे हैं, इसका नोट्स मिल जाएगा आज हम। आप तुम लोग फोटो खींच लेना, नहीं तो हमें जो है व्हाट्सएप पे कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए इसमें बता दे बच्चों आपको कि पता है कि ये जो मोहम्मद यानी महमूद गजनवी था, इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। इसका फेमस आक्रमण सब कुछ बता दिए थे, ठीक ना। आज हम लोग जो तीसरा मध्यकालीन भारत में पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे बच्चों, जो है मोहम्मद गौरी। किसका पढ़ेंगे? मोहम्मद। आज हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान समझिए, देखिए गौरी के बारे में हमने पहले से भी बता रखा है। पृथ्वीराज चौहान से बहुत अधिक भयानक से युद्ध हुआ है। आज पूरा सीन नहीं बताएंगे, वो सब सीन बता चुके हैं। आज केवल इनके बारे में कब कब युद्ध हुआ, क्या क्या किया, ये सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए मोहम्मद गौरी बच्चों बता दें, ये अफगानिस्तान, मोहम्मद गौरी रहने वाला कहाँ का है? तो मैंने आपको बताया था, मोहम्मद गौरी जो है अफगानिस्तान के, ध्यान सुनिए बच्चों, अफगानिस्तान के गौर नामक जगह का रहने वाला, अफगानिस्तान के गौर नामक जगह का रहने वाला। तो ये पता होना चाहिए, अफगानिस्तान में एक जगह है गौर, वहीं का रहने वाला कौन था? मोहम्मद गौरी। तो बता दें, अच्छा मोहम्मद गौरी किस जाति से आता है? जैसे देखो सब लोग कोई न किसी कास्ट से, कोई यादव है, कोई सिंह है, कोई शर्मा है, ऐसे ऐसे कास्ट आते हैं। तो ये किस कास्ट से आता था? तो जो मोहम्मद गौरी थे बच्चों, ये तुर्क जाति का था। किस जाति का था? तुर्क जाति। कल आपने पढ़ा था ना तुर्क आक्रमणकारी, तो ये तुर्क जाति का था, ठीक ना। उसके बाद बता दें आपको कि मोहम्मद गौरी बच्चों, अब इसका अटैक देखते हैं। मोहम्मद गौरी का जो पहला अटैक था, देखिए आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान से जब युद्ध किया था, वो तो अभी आगे बता रहे हैं। इसने जो मोहम्मद गौरी, आज जितना आप कैरेक्टर पढ़ेंगे वो सब मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आज इसमें केवल वो पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान को इसने कब हराया, कैसे हराया, ये सब हल्का सा। पूरा कैरेक्टर मोहम्मद गौरी का ही रहेगा, क्योंकि इन्हीं का सीन है, इन्हीं का रहेगा। जैसे पृथ्वीराज चौहान का पढ़ा है तो उसमें सब पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जब इनका आएगा तो इनके बारे में, समझ गए। तो देखिए मोहम्मद गौरी ने जो भारत पे पहला अटैक किया था, भारत पर पहला आक्रमण। अब ये पहला आक्रमण मत समझना कि भारत में सबसे पहला आक्रमण, वो सबसे पहला वाला नहीं है। भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने कब किया था? तो ध्यान समझिएगा, 1178 ईस्वी में किया था। कब किया था? ये क्वेश्चन करता भी है कि मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1178 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? तो गुजरात पर किया था। कहाँ किया था? गुजरात पर। और इसने गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया और आक्रमण करके हार भी गया। आक्रमण किया तो क्या हो गया? गौरी हार गया। गुजरात वाले को पिटबो किया था पकड़ कर मोहम्मद गौरी, समझ गए, और हार गया। उसके बाद फिर गौरी ने जो है, बता दें, फिर गौरी ने फिर अटैक किया 1191 में। ये तो पढ़े, गौरी ने जो है 1191 में हरियाणा के तराइन में, ध्यान सुनिएगा बच्चों, हरियाणा के तराइन में गौरी ने हरियाणा के तराइन में जो है हरियाणा के तराइन में दोबारा अटैक किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हरियाणा के तराइन में फर्स्ट, यहाँ हरियाणा के तराइन में जो है हरियाणा के तराइन से जो है पहली बार युद्ध किया। किससे? पृथ्वीराज चौहान। और किससे हुआ था? गौरी से। इसमें जीता कौन था? 1191, सबको पता है। 1191 में हरियाणा के तराइन में जब इसने फिर से अटैक किया, आक्रमण किया, तो इसमें कौन जीत गया? पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया? जीत गया, तो गौरी हार गया था, यही ना। उसके बाद देखिए, इसको कहा गया हरियाणा के तराइन में युद्ध करने के नाते इसको क्या कहा गया? तराइन का प्रथम युद्ध। कौन से युद्ध? तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था?
पृथ्वीराज चौहान जीते, गौरी हार गया था। फिर हुआ था बच्चों तराइन का सेकंड, तराइन का सेकंड, ये कब हुआ था? 1192। कब हुआ था? तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तो इसमें हुआ क्या था? इसमें जो है मतलब पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज हार गए थे और जीता कौन सा? गौरी। गौरी मतलब भाई मोहम्मद गौरी, ये जीत गए। इतना जानते रहेगा। 1192 ईस्वी में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ। तराइन कहाँ पड़ता है? क्वेश्चन करे तो हरियाणा में पड़ता है। तराइन है क्या हरियाणा का? तो हरियाणा जो तराइन है वो हरियाणा का एक जिला है। समझ में आ रहा होगा? आ रहा है कि नहीं? क्लियर समझ में? उसके बाद जो है घर जाकर के ना वीडियो एक बार देख लीजिए पीछे वाला, तो और अच्छा समझ में आएगा जिनको कम मतलब थोड़ा बहुत डाउट है कहीं। और देखो उसके बाद ये क्या, फिर उसके बाद फिर इसने एक युद्ध और लड़ा। एकदम गुस्से में जब आए थे जयचंद, जब कहते आधा आधा दिल्ली का साम्राज्य हमें भी दे दो, पकड़ करके जब उनको पीटा था, मतलब हत्या कर दिया था। तो वह जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? चंदवार का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदवार का। चंदवार के युद्ध में, चंदवार का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था बच्चों 1194 में, ठीक ना? ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था इनके बीच, जो है यानी कि जयचंद, जयचंद और गौरी के बीच, जिसमें गौरी जीत गया था और जयचंद की हत्या हो गया था। खत्म हो गई इनकी कहानी। फिर इसके बाद इनकी पूरी जान लीजिए जीवन लीला जयचंद की पूरी खत्म हो गई थी। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ बच्चों? गौरी फिर आगे क्या किया जाए? गौरी तो शासक बन गया था। देखिए बच्चों उसके बाद क्या हुआ? गौरी के 4 गुलाम थे। कितने गुलाम थे? 4। मतलब मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। गुलाम को मतलब जानते हो, जैसे गुलाम मतलब जो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। तो गौरी के 4 गुलाम थे। अब ये आपको पूरी इनकी कहानी इतनी पता चल गया, ठीक? इसमें लगभग कहानी आपको पता भी है, जानकारी भी है, ठीक है? आज आप इसके आगे को देख रहे हैं कहानी गौरी की। तो गौरी के कितने गुलाम थे बच्चों? 4 गुलाम। गौरी के 4 गुलाम, ध्यान समझिए। देखिए बच्चों, गौरी मतलब मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम। वह 4 गुलाम कौन कौन से? बहुत फेमस है, इनका नाम एकदम याद होना चाहिए। पूरी कहानी आगे चली गई है। असल पर क्या था कि गौरी इसके जो 4 गुलाम थे, इन 4 गुलामों में आपको कौन सा नाम बता दें। जैसे एक था बच्चों बख्तियार खिलजी। अभी इसका नाम तो लोग जानते हुए बख्तियार खिलजी का क्या था? यही नालंदा विश्वविद्यालय को चलाया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को। एक था बख्तियार खिलजी। दूसरा था बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा ऐबक, ठीक? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो तीसरा था बच्चों, उसका नाम था यादरोज। फिर चौथा था बाजा। ऐसा नाम है गुलामों का, ठीक ना? तो मोहम्मद गौरी कितने गुलाम? 4 गुलाम। बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, यादरोज और बाजा, ठीक? 4 गुलाम थे। इन चारों गुलामों में क्या हुआ था बच्चों? मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी इन चारों गुलामों में अपना जो साम्राज्य था, मतलब मोहम्मद गौरी की जरा बता दें हत्या होते कैसे हुआ था, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक? तो देखिए मोहम्मद गौरी बाद में आगे चल करके अपना साम्राज्य किसको दे देता पता चलाने के लिए? कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। अच्छा देता क्यों देता है? वो भी कारण है। मोहम्मद गौरी ऐसा कहा जाता है, मतलब कि ये हिस्ट्री में ऐसा कहा गया है कि इसकी कोई बेटी थी, गौरी की। तो गौरी की बेटी को मतलब कि गौरी की बेटी को जो है इसने जो है उसको मतलब प्रेम से जो है एकदम पटा लिया था पूरी तरीके से। तो जब प्रेम हो गया इसकी बेटी से, तो लास्ट में जा करके अच्छा ये इतना योग्य था ना, सुनो ये इतना योग्य था, मतलब इस मामले में जयचंद से अच्छा था, जयचंद इतना बड़ा गन्नाउट इतना नहीं समझना है, लास्ट में पिटवा दिया। लेकिन ये तो इतना बुद्धिमान था, जयचंद की कहानी जान रहा था, इसने कुछ नहीं किया। जब इसकी बेटी इसकी सेट हुई, क्या किया पता है? इसने कहा चलो कोई बात नहीं, सेट हो गए, हम एक काम करते, भारत में जितना दबदबा बनाया है, कब्जा जितना किए हैं, पूरा इसको देकर चले जाते हैं। तो इसने क्या किया? अपना पूरा शासन, अब सोचो 4 गुलाम जरूरी थे सीख देना, अरे 4 गुलाम किसी और को भी दे सकते थे ना, लेकिन इसको क्यों दिए? बस यही रीजन था कि इसकी जो बेटी थी इसके साथ आ गई,
तो इसने क्या किया, इसने अपना साम्राज्य जो है, जो भारत में जीता था, कब्जा किया था, सब इसको देकर के चला गया। समझ गए? बाद में देखिए बच्चों, बाद में माना जाता है कि मोहम्मद गौरी की जो हत्या हुई थी, इसकी हत्या हुई थी मोहम्मद गौरी की हत्या। बाद में एक मोहम्मद गौरी एक बहुत अंतिम लड़ाई लड़ा था खोखर जनजाति से, एक जनजाति आती खोखर जनजाति, ठीक ना। तो खोखर जनजाति से इसने मोहम्मद गौरी बाद में हत्या हुआ था 1206 ईस्वी में इसकी हत्या हुआ मोहम्मद गौरी की। और किसने किया था? तो मोहम्मद गौरी की जो हत्या किया था वो खोखर जनजाति ने किया था। खोखर जनजाति ने किया था। जनजाति ने गौरी की हत्या किया, जानते रहेगा। तो मोहम्मद गौरी की हत्या किसने किया था? 1206 ईस्वी में खोखर जनजाति ने इसकी क्या कर दिया था? हत्या कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मर गया, इसके मरने बाद अभी एक पूरा साम्राज्य किसको दे दिया था? ऐबक। तो जब ये मरा, मरने बाद शासक, अगला शासक कौन बनेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक बनेगा। अब अगला शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो ये बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी टुकुर देख रहा था, अब हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिल रहा है, अपना लेकर निकल गए किसी प्रकार से। आप सब ऐसा केस बहुत देखते होंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस है, उसकी कोई बेटी है, तो बता दें ऐसा बहुत केसेस देखा गया है, बड़ा खतरनाक केस है। बता दें कि मान लीजिए उसका कोई बेटा है, उसकी इंडस्ट्री को, हाँ, बता दें कि उसके साथ, जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का जो मालिक है उसका कोई बेटा है, और उस इंडस्ट्री में कोई लड़की आती है काम करने के लिए, मतलब ठीक। तो उस इंडस्ट्री के बेटे से जो है, इंडस्ट्री का बेटा अगर लड़की अच्छी है तो देख थोड़ा मोहित हो गया, बाद में उससे मम्मी पापा जबरन करके शादी कर लेता है। तो ऐसा केस बहुत देखा गया अपनी इंडिया में, बहुत ज़्यादा ऐसा केस हुआ। कोई छोटे गरीब का व्यक्ति बहुत अच्छी पोजीशन पर आ जाता है अचानक से, ऐसे ही केस में। क्योंकि बड़ा आदमी, जब उसको अगर मान लीजिए बड़ा आदमी है, ऐसा अटैचमेंट होगा तो छोटा रहने देगा, तो सोचेगा नहीं इसको भी स्तर बुलाया जाए कि नहीं। तो ऐसा होता है। तो क्या हुआ था बच्चों, इसमें भी वही हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक साम्राज्य इसको मिला। जब साम्राज्य मिला तो क्या बन गया? इसके मरने के बाद ये शासक बन गया। और जब ये शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक, शासक बनने के बाद अब इसका अगला कदम ये था, जब ये शासक बन गया तो बख्तियार खिलजी देख रहा था हमको क्या मिलेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा एक काम करो बख्तियार खिलजी, हम तुमको जो है अपना सेनापति बनाते। क्या बनाते हैं? सेनापति। बाद में ना जाकर विद्रोह जो है बहुत उल्टा पलटा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत गुस्से में आता है, कुछ नहीं मिल रहा है, जगह गया, क्योंकि ये भी इसी गुलाम थे ना। तो बख्तियार खिलजी को क्या बना दिया? प्रेजेंट के लिए बख्तियार खिलजी क्या बने? सेनापति। अभी इन लोगों का रोल अभी नहीं है, इन लोगों का रोल जब आएगा तब बताएंगे ये लोग भी आगे क्या होते हैं, ठीक ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी क्या बनाया था? अपना सेनापति। अब देखिए, अब पूरी कहानी, ये तो मर गए, इनकी कहानी खत्म। हाँ, अब स्टार्टिंग किसकी होगी? अब कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी स्टार्ट होगी। अब ध्यान से देखें, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐसा मत समझिए, कुतुबुद्दीन ऐबक बता दे बड़ा योग्य शासक था। अभी इसके बारे में जानेंगे ना तब कहेंगे, मतलब वो लड़की के मामले में भले चाहे जो जैसा हो, लेकिन एक्चुअल में बहुत योग्य था। अभी पढ़ोगे तब कहोगे हाँ सर जी, रिजल्ट बड़ा अच्छा इंसान था। अभी देखिए, पहले हमने सोचे वास्तव में बहुत अगले टाइप का था क्या, लेकिन बाद में पता चला हाँ ये तो रियल में अच्छा था। देखिए पहले ध्यान देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आ जाते हैं बाबू आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। सुनो, बहुत अच्छी कहानी है ऐबक। देखिए बच्चों, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ध्यान समझिएगा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब कहानी स्टार्ट होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों, ये जो है अपना सेनापति किसको बनाया? ध्यान से देखते जाइए। ये सेनापति किसको बनाया था? ये सेनापति बना बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था पता है? बख्तियार खिलजी उसका गुलाम था गौरी का, ठीक ना। ये सेनापति बना बख्तियार खिलजी को। उसके बाद इसने क्या किया देखिए, तो बख्तियार खिलजी ने किया क्या? बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को, नालंदा विश्वविद्यालय क्या कर दिया? चला। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। किसने नालंदा विश्वविद्यालय किसने चलाया? बख्तियार खिलजी ने चलाया था। क्लियर? याद रखें, 1198 ईस्वी में चलाया था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, बता दें, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गरीबों को बहुत अधिक दान देता था।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये क्या करता था, गरीबों को बहुत अधिक दान देता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गरीबों को दान देता था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक गरीबों को दान देता था, इसीलिए ऐबक को लाख बख्श कहते थे। क्या कहते थे? लाख बख्श। इसका मतलब अभी बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहते थे? ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श क्यों कहते हैं? ध्यान से देखो, लाख का मतलब होता है लाखों को, बख्श का मतलब दान देने वाला। तो लाखों को दान देने वाला कौन था? ऐबक गरीबों को दान देता था, तो इसीलिए इसको लाख बख्श कहा गया। क्या कहा गया? लाख। अच्छा, ऐबक को एक चीज और भी कहा गया, ऐबक को हातिम भी कहा गया। क्या कहा गया? हातिम। ऐबक को क्या कहा गया? हातिम क्यों कहा गया? हातिम का मतलब है जो गरीबों के लिए हमेशा खड़ा रहे। हातिम का मतलब जो गरीबों के लिए हमेशा खड़ा रहे उसे क्या कहते हैं? हातिम कहते हैं। तो ऐबक को हातिम कहा गया। हातिम का मतलब होता है गरीबों के लिए हमेशा क्या रहता था? खड़ा रहता। मतलब कोई गरीब व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति, अगर इसे सहायता मांगने के लिए आ गया, ये कभी झुकता नहीं था। मतलब सहायता मांगने आ गया तो ऐसा नहीं कहता था सहायता तुम्हारा नहीं करेंगे, उसकी सहायता के लिए हमेशा क्या रहता? तत्पर रहता था, खड़ा रहता था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? हातिम कहा गया। क्लियर? अब उसके बाद क्या था? गरीबों को दान दिया, लाख बख्श कहा गया, गरीबों के लिए खड़ा रहता था, हातिम कहा गया। देखो ऐबक को जो है कुरान का बहुत अच्छा जानकार था। कुरान जानते हैं? जैसे मुस्लिमों में, जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है? गीता होता है, ठीक, ये सब आपके धार्मिक ग्रंथ होते हैं। वैसे मुस्लिमों में, इस्लामिक धर्मों में कुरान होता है, ईसाइयों में बाइबिल उनकी पुस्तक होती है। समझ गए ना? ऐसे मतलब ये सब धार्मिक चीजें होती हैं। तो ऐबक, ध्यान सुनिए, ऐबक को जो है कुरान का ज्ञान था। देखिए ऐबक को कुरान का ज्ञान था, मतलब ऐबक कुरान को बहुत अच्छे से जानता है, नॉलेज थे इसके पास, ठीक। इसे जो है कुरान का जानकार होने के नाते जो है, मतलब कुरान का अच्छा जानकार था, इतना जानते रहिए, ठीक ना। तो ऐबक को कुरान का ज्ञान था, मतलब कुरान का ज्ञाता भी था, ऐबक माना जाता था, ठीक ना। और गरीबों का मसीहा भी एक प्रकार से था। नालंदा को जलाया किसने? बख्तियार खिलजी ने जलाया 1198 में। एक चीज और भी जानते रहे बच्चों, ऐबक के गुरु कौन थे पता है? ऐबक के गुरु, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जैसे जितने भी, चाहे कोई शासक हो, चाहे कोई भी हो, सभी के कोई ना कोई गुरु होते हैं, ठीक ना। तो ऐबक के गुरु थे बख्तियार काकी। कौन थे? अब खिलजी नहीं है वो गुरु थोड़ी थे, ये अलग नाम है, बख्तियार काकी इसका नाम है। बख्तियार काकी ये कौन थे? ऐबक के गुरु थे। तो ऐबक मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी थे, ठीक। अच्छा, एक चीज पता होना चाहिए बच्चों, जब ये, यानी कि कहने का मतलब है कि जब ये कुतुबुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी जब भारत पे अटैक किया था, उस समय एक सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती करके। तो वो जो है भारत में आ गए थे उस समय गौरी के समय ही आ गए थे भारत में, ठीक ना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस समय भारत में आए थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कुतुबुद्दीन ऐबक के भी समय में रहे थे। ये जो बख्तियार काकी देख रहे हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु है ना बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य था बख्तियार काकी। तो जानते रहेगा, ये क्वेश्चन भी करता है बख्तियार काकी किसका शिष्य था? तो जानते रहेगा बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन, नाम बड़ा गिरना बेटा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य देख रहे हैं ना। तो पता होना चाहिए कौन किसका शिष्य था। तो बख्तियार काकी किसका शिष्य था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य भी था, इतना जानते रहिए। और एक चीज बच्चों बता दीजिए, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, इन्होंने एक दरगाह बनाया था जिसका नाम था अजमेर दरगाह। कौन सा दरगाह? अजमेर दरगाह। क्वेश्चन अगर करे अजमेर दरगाह किसने बनाया था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया था। अजमेर दरगाह किसने बनवाया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनवाया था अजमेर दरगाह। क्लियर?
अब देखिए ये सब आपने देखा। अब इसमें एक चीज हम लोग देखते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसके बाद इसने निर्माण कार्य क्या करा, मतलब इसने क्या क्या बनवाया। तो तुम लोग बहुत फेमस चीज इसके बारे में पढ़े होगे, दिल्ली का कुतुब मीनार। क्वेश्चन करते हैं ना, दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार बनवाया नहीं था, कुतुब मीनार की नींव इसने डाला था। कुतुब मीनार पूरा बना नहीं तो बाद में चलकर किसी और ने उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था इसने, लेकिन उस चीज़ की स्टार्टिंग किया था। जैसे सपोज दैट किसी चीज़, जैसे मान लो हमारी कोचिंग है, हम कोचिंग की स्टार्टिंग किए, इस कोचिंग को आगे तक ले जाने में अब चाहे जिसका भी हाथ हो सकता है, या हम ही आगे ले जाए या कोई भी आगे ले जाए, लेकिन जो लास्टली आगे ले जाएंगे, जिनका बहुत अधिक नाम होगा, लोग उन्हीं को ज़्यादा जानते हैं, समझ गए। तो लेकिन कोचिंग की नींव किसने डाला वो तो लोग जानेंगे ही, कोचिंग का नाम उसी के नाम से चलता है। अब जैसे ये कोचिंग है, चंदन सर के नाम से चल रहा है, तो चंदन सर को लोग जान रहे हैं। वैसे जो है यानी कि इसने कुतुब मीनार की नींव डाला था। कुतुब मीनार की क्या डाला था? नींव। तो क्वेश्चन आए कुतुब मीनार किसने बनवाया, लोग यही कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, वो तो लिख दिया जाता है जनरल, लेकिन इसने एक्चुअल में उसका नींव डाला था, समझ गए। अब और भी चीज इसके बारे में बताते हैं, निर्माण कार्य देखिए इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अच्छा एक चीज बता दे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा, ऐबक कुरान का बहुत ही अच्छा जानकार था, कुरान का बहुत अच्छा नॉलेज था, इसीलिए ऐबक को कुरान खान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? ऐबक को कुरान का ज्ञान था, इसीलिए इसको उपाधि एक मिला था, जान लेना, उपाधि मिला था कुरान खान का। कुरान खान का मतलब जानते हैं? खान का मतलब ये होता है जिसको किसी चीज में बहुत ज्यादा जानकारी है, नॉलेज है, उसे खान कहते हैं, समझ गए। तो इसी कुरान खान कहा गया, कुरानों का जानकार ज्यादा था, इसलिए क्या कहा गया? कुरान खान। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत सारी उपाधि मिली। ये सब उपाधि है, जैसे कुरान देखो, अब किसी कहेंगे आप कुरान खान, तो समझ जाएगा, अगर पढ़ा रहेगा समझ जाएगा ऐबक को कहा रहा है कुरान खान। ये सब उपाधि होगा। जैसे मान लो किसी का कोई नाम है, तो जैसे आप सबने सुना होगा ना कि गांव घर में भी ऐसा बड़ा बड़ा नाम होता है, लोग उसकी केवल उपाधि से लोग जानते हैं। अरे भाई साहब वो मेजर जनरल, ऐसे कर्नल करके, ऐसे लोग उपाधि मतलब उनको मिलता है बड़े बड़े लेवल का। सुनिए, तो इसको कौन सी उपाधि मिला था? कुरान खान का। अच्छा, इसको कई सारी उपाधि मिल चुका था। सुनो, ऐबक को कई सारी उपाधि मिला था। कौन कौन सा? जैसे कुरान खान हो गया, हातिम हो गया, और कौन सा उपाधि मिला था? एक लाख बख्श की उपाधि मिला था, अभी पर लाखों को दान देने वाला, गरीबों के लिए खड़ा था, हातिम हो गया। कुरान खान, कुरान का अच्छा जानकार था, कुरान खान बन गया, ठीक। उसके बाद आप देखिए इसने निर्माण क्या क्या कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अगर निर्माण कार्य पढ़ा जाए, इसने कुतुब मीनार की नींव डाला, और हाँ 2.5 दिन का, एक नाम सुनोगे 2.5 दिन का झोपड़ा, नाम सुने कि नहीं? कहीं नहीं सुने? देखिए तो इसने क्या क्या चीज बनवाया, ध्यान सुनिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार कहाँ पड़ता बच्चों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाला था। कुतुब मीनार की नींव किसने डाला? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद बच्चों हम आपको बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक काम और भी क्या किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है, जैसे इसने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक एक बार क्या हुआ था, एक जगह राजस्थान के अजमेर में आक्रमण किया था, राजस्थान के अजमेर में। तो उस समय राजस्थान के अजमेर में जब इसने अटैक किया, तो वहाँ पे इसने देखा एक संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय। वो थोड़ा टूटा फूटा, मतलब टूट गया था, बिखर गया था। बिखरने मतलब पूरा नहीं बिखर गया, संस्कृत विद्यालय कहाँ रहता, मतलब जैसे उसकी इमारत टूट फूट गई थी, गिर गई थी कुछ न कुछ तरीके से। तो इसने देखा संस्कृत विद्यालय था, इसने उसको जो है 2.5 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर उसको बढ़िया से उसकी मरम्मत करवा करके उसको एक मतलब कि एक झोपड़ा टाइप का बनवा दे, जिसे कहा गया 2.5 दिन का झोपड़ा, समझ गए ना। तो इसने जो है क्वेश्चन करता है कि 2.5 दिन का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ लोग नहीं समझ पाते ये क्या कह रहा है, 2.5 दिन का झोपड़ा, आप समझ में आया। तो इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का मतलब 2.5 दिन में कंप्लीट हुआ था, जो झोपड़ा बन करके तैयार हुआ। तो इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कुतुब मीनार की नींव डाला, ठीक। इसने ये सब काम बहुत अच्छे से किया। उसके बाद जो है ऐबक का जो आखिरी सीन चला बच्चों, आखिरी सीन, ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक पाकिस्तान के लाहौर में, ध्यान समझेगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मरा कैसे, इसके बारे में बता रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक पाकिस्तान के लाहौर में
पाकिस्तान के लाहौर में पोलो खेल रहा था। क्या खेल रहा था? पोलो। पोलो एक खेल का नाम है। पोलो एक गेम है, खेला जाता है पोलो। आज जाकर मोबाइल पे ये सर्च करना कि पोलो गेम क्या है, तो आपको उसमें दिखेगा। पोलो एक प्रकार का गेम है, ठीक ना, देख लीजिए घर जाकर। सुनिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, मतलब कि पाकिस्तान के लाहौर में क्या खेल रहा था? पोलो खेल रहा था। आज पाकिस्तान बन के, पहले ये सब भरते कहाँ था। तो ये लाहौर में खेल रहा था पोलो। तो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी 1210 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गया। तो जानते रहिएगा, ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, क्या खेलते हुए, तो जानते रहिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुआ था बच्चों? पोलो एक गेम का नाम है, ठीक है। पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में, 1210 देखिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुआ? पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गया। आपको बता दें बच्चों, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही मतलब कहने मतलब कि एक प्रकार से मतलब आप कह लीजिए गरीबों के लिए एक प्रकार से एक मसीहा टाइप जैसा था। तो मतलब दानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा था, तो ठीक व्यक्ति था इसमें। तो लास्ट में इसकी मृत्यु हो गया। तो आपको एक चीज़ बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा था। अब देखो इतना बड़ा शासक, सोचिए इतना साम्राज्य इसका था, इतना बड़ा शासक, इसका बेटा एकदम लग्जूरियस टाइप का था। लग्जरी मतलब जानते हैं, एकदम आरामदेह वाला, रच्चो टेंशन चिंता नहीं, जरा भी कोई समस्या नहीं, आरामदेह वाला, कुछ भी करना ना पड़े। तो इसके बेटे का नाम जानते हैं क्या था? इसके बेटे का नाम था आराम शाह। क्या नाम था? उसे नामों वैसे पड़ा है, आराम शाह उसका नाम था। तो अब देखिए बता रहे हैं इसके बेटे का नाम। तो देखिए ऐबक जब मर गया, आपको पता है कोई भी शासक, अच्छा ऐबक के बारे में एक चीज़ और भी बता दें, आपको पता है कि मुस्लिमों में एक खलीफा का पद होता है, खलीफा का पद। तो आपको एक जानकारी बता दें, ऐबक को वास्तविक में राजा नहीं माना जाता है। ऐबक को वास्तव में क्या नहीं माना जाता? राजा नहीं माना। इसको राजा की उपाधि नहीं मिला था, राजा की उपाधि ऐबक को नहीं मिला था। ना मिलने का रीजन भी था क्योंकि इसमें उस समय ईरान में एक खलीफा होते थे। खलीफा मतलब इस्लामिक धर्म में जो ऊंचा पद होता है वो खलीफा का पद होता है, समझ गए। हिंदू में भी ऐसा ऊंचा पद होता है जो है पंडित का, जो है इस टाइप का। तो बता दें कि उस समय जो है, ध्यान समझिएगा, ईरान के खलीफा से जितने भी मुस्लिम में जितने भी लोग राजा बनते थे ना, वो ईरान के खलीफा से खिलर की उपाधि लेते थे। खिलर, समझ गए, खिलर मतलब राजा बनने की उपाधि होता था। तो ईरान के खलीफा से लोग खिलर की उपाधि लेते थे। तो इसने ऐबक ने खिलर की उपाधि नहीं लिया था, इसीलिए ऐबक को जो है राजा की उपाधि, शासक तो था ही, राजा तो था ही, लेकिन इसको राजा की उपाधि नहीं मिला था, समझ गए कि नहीं। इसने ईरान के खलीफा से राजा की उपाधि नहीं लिया था। और राजा की उपाधि मतलब इसने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था। राज्याभिषेक समझ पा गए? क्लियर, ये जानते रहेगा। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि कौन सा ऐसा शासक था जो राजा की उपाधि नहीं लिया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने राजा की उपाधि नहीं लिया था। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब एक चीज का ध्यान रहे, तो इसके बेटे का क्या नाम था? तो देखिए कोई भी शासक हो, कोई भी राजा हो, उसका जो, उसकी मृत्यु के बाद उसका जो बेटा होता है वही आगे चल करके उसका साम्राज्य संभालता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था उसका नाम था आराम शाह। क्या नाम था? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का क्या नाम? आराम शाह। आराम शाह आराम बहुत किया, इतना आराम किया। एक बता दे, आप बिलीव होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था इल्तुतमिश। ध्यान सुनिएगा। अब बाद में जाकर, जैसे एक तो बख्तियार खिलजी था, बाद में जाकर के एक इल्तुतमिश था। तो बता दें कि ये इल्तुतमिश जो है क्या किया कि आराम शाह को ना, आराम शाह की हत्या कर दिया। इल्तुतमिश किसकी हत्या किया? देखो एक चीज बता दे, जो राजा बकलोल टाइप का था, ये सेनापति को मार मार के अपना कब्जा कर लिए, फिर खुदे राजा बन गए। ऐसा कहानी पिछवा 1000 से पढ़ चुके हैं, समझ के, मार काट राजा। तो आराम शाह की, ये किसका बेटा था? आराम शाह ऐबक का बेटा था। इसकी हत्या किसने किया? आराम शाह की हत्या किसने किया? तो इसकी हत्या किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने आराम शाह की क्या किया? हत्या। इल्तुतमिश ने क्या किया था? आराम शाह की हत्या कर दी। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या करके क्या किया? खुद इल्तुतमिश ने गद्दी पर,
गद्दी पर कर देते हैं। तो कहने मतलब इसका बेटा बहुत मतलब कहने मतलब कि छोटे शासक के रूप में रह गया, फिर बाद में इल्तुतमिश ने मार करके गद्दी हड़प लिया, इल्तुतमिश फिर शासक बन गया। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे ये कहानी का अंत हो जाता है। उसके बाद आप बता रहे हैं अब जो आपका कल चलेगा, ये तो मान लीजिए हमने नॉर्मल सी आपको कंडीशन बता दी मोहम्मद गौरी से रिलेटेड, ठीक ना। अब जो आगे की जो स्टोरी है, आगे की स्टोरी में आएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत में आपको गुलाम मोहम्मद खिलजी मतलब ऐसे कई सारे वंश आएंगे, उसमें हम आपको एक एक करके सब बताएंगे, ठीक ना, क्लियर तरीके से। ठीक, तो ये तो आपको बीच का थोड़ा टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो आज के लिए हिस्ट्री में इतना ही, इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट